तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही होता है। और न्यूक्लियस अगर बात करें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। न्यूक्लियस तो बस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड द डीएनए, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ ह्यूमन सेल्स। ये सब आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे। और न्यूक्लियस क्योंकि डीएनए लगता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन ही है जो फंक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि एक सेल के अंदर क्या होगा। ठीक है, ओके। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा काफी लोगों से, कुछ दो क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क। स्क्रीन क्लियर आप लोगों को? यस सर। ओके, मिली मित्तल आवाज आ रही है? मिली, यस सर। मिली ये बताओ कि अ, ये साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, यस सर। मैं मिली से बात कर रहा था। मिली आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्या डिफरेंस होता है, क्या करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स? सर पूरा क्वेश्चन आपने नहीं कहा था, आप लेफ्ट हो गए थे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ तुमसे, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या फंक्शन करते हैं। सर माइक्रो फिलामेंट जो होते हैं वो प्रोटीन फिलामेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के। फिर करते क्या माइक्रोफिलामेंट्स, फंक्शन क्या माइक्रोफिलामेंट्स का? सर सेल शेप में चेंज करते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स? सॉरी सर। माइक्रोट्यूब्यूल्स सर माइक्रो ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन के कंपोज होते हैं एंड वेरियस प्रोटीन से कंपोज होते हैं। करेंगे क्या? चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते सर सॉरी हैं। सर। रेगुलरली पढ़ने रहे हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात करें, देखिए जो सेल है, सेल के अंदर जो आधे सेल है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर डीएनए इंक्लोज कर रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो क्या है? न्यूक्लियस। हाँ, इसके डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस एक बाइमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें दो लेयर्स होगी। लेट्स से एक ये लेयर होगी, करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स एक और लेयर होगी, ठीक है। बाई लेयर स्ट्रक्चर है।
और इसके अंदर डीएनए रहता है। डीएनए इस तरीके से रहेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्रोमैटिन बोलते हैं। ये दोनों मिला के न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और बीच में ऐसे कुछ डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन होगा। इस डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस उसके अंदर क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारा प्लाज्मा लाइक मटेरियल होता है। और इस प्लाज्मा लाइक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप की दो मेम्ब्रेन्स हैं, उन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ऑफ कोर्स बीच बीच में मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर आर ओपनिंग्स, कंटिन्यूस नहीं रहता, इसमें ओपनिंग्स रहती है। मैं दो चार ही बना रहा हूँ, बहुत सारी होती है। देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स एंड दीज ओपनिंग्स एज यू नो आर नोन एज न्यूक्लियोपोर्स। और ये बात मैंने पहले बताई थी कि इनको हम न्यूक्लियोपोर्स बनाते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। और ये भी बताया था कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स रह सकते हैं, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, दे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ओके, तो न्यूक्लियोपोर्स है और ये राइबोसोम्स है, 70s राइबोसोम्स। अब ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर जो होगा क्या, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? आरएनए। तो डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए डीएनए से आरएनए बनेगा। आरएनए बनने के बाद न्यूक्लियोपोर से बाहर जाएगा और राइबोसोम में, कहा बाहर के जो राइबोसोम्स है वहां पर वो प्रोटीन बनेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो न्यूक्लियस का डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आगे का अंदर प्रोटीन बनता है। तो इसलिए न्यूक्लियस बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझते हैं हम थोड़ी सी और। देखिए ये जो क्रोमैटिन है, अगर मैं क्रोमैटिन की बात करूं तो क्रोमैटिन एक्चुअली दो तरीके का होता है। अभी आप देख रहे हो एक ही तरीके का क्रोमैटिन बनाया मैंने। क्रोमैटिन आप ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो क्रोमैटिन आपको दो तरीके का दिख सकता है। यहाँ देखिएगा जरा, पे अटेंशन है। आई कैन डिवाइड क्रोमैटिन इन टू पार्ट्स। जैसे क्रोमैटिन है, कुछ पार्ट क्रोमैटिन का लाइट हो सकता है, ठीक है, और कुछ पार्ट थोड़ा डार्क हो सकता है। मतलब जब माइक्रोस्कोप में स्टेन करेंगे, कुछ पार्ट क्रोमैटिन का लाइट नजर आएगा, लाइटली स्टेन होगा, और कुछ पार्ट डार्कली स्टेन होगा। तो जो लाइटली स्टेन होगा, जो हल्का स्टेन होगा, उसको हम बुलाएंगे द यू क्रोमैटिन। सही पहचाना आपने, यू मतलब ट्रू होता है, तो हम बोल सकते हैं द ट्रू क्रोमैटिन। और जो डार्क स्टेन होगा उसको हम बुलाते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। So there is heterochromatin, it is stained dark, and euchromatin is stained light. तो लाइट स्टेन होने वाला यूक्रोमैटिन, डार्क स्टेन होने वाला हेट्रोक्रोमैटिन। लेकिन ये तो सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस हुआ। हम ये दो नाम क्यों ले रहे हैं, हाउ दे आर फंक्शनली डिफरेंट, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। फंक्शनली ये इस तरीके से डिफरेंट है कि जो डीएनए से आरएनए या प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन बनाता है, मतलब जो कोडिंग है, जो कोड कर रहा है, कोडिंग मतलब कोडिंग के लिए कोड करना, ये कोडिंग होता है, मतलब काम का होता है मेनली, ठीक है। और ये जो हेट्रोक्रोमैटिक है, इसको आप जंक डीएनए या आप सिंपली नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। तो ये नॉन कोडिंग है, ये कैसा है, कोडिंग है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है।
एक कोडिंग है और ये दूसरा कौन सा है, नॉन कोडिंग। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि जो न्यूक्लियोलस है वो भी एकदम डार्कली ही स्टेन होता है। तो जो न्यूक्लियोलस है वो भी डार्कली स्टेन होता है, वो बात अलग है। लेकिन हम बाकी न्यूक्लियोलस को छोड़ के बाकी क्रोमैटिन की अगर बात करें तो वन इज यूक्रोमैटिन, वन इज हेटेरोक्रोमैटिन। नाउ अगला कॉन्सेप्ट क्या है? आपको न्यूक्लियस का डायग्राम समझ में आ गया, न्यूक्लियोपोर समझ में आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आ गया, न्यूक्लियोलस समझ में आ गया, क्रोमैटिन समझ में आ गया। अच्छा, याद रखिएगा न्यूक्लियोलस एक स्पेशल तरीके का आरएनए के लिए कोड करता है। पहले बताया था न्यूक्लियोलस कोड्स फॉर आरआरएनए। आपको मैंने तीन तरीके के आरएनए बताए थे, पहले एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। उसमें से जो एमआरएनए और टीआरएनए वो बाकी क्रोमैटिन कोड करते हैं, लेकिन जो आरआरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए, उसको कोड करने वाला कौन है? न्यूक्लियोलस है। कौन सा है? न्यूक्लियोलस है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सर वो साइड का दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? सर जो भी आपने लिखा है। कोई बात नहीं, मैं कैमरा तो मोड़ दूंगा। तो न्यूक्लियोलस कोड्स फॉर दी आरआरएनए। ये न्यूक्लियोलस का क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके आगे हम आगे बात करें। किसी को डाउट है इसमें? ये हेट्रोक्रोमैटिन का कुछ फंक्शन होता है? बेटा हेट्रोक्रोमैटिन एक्चुअली जंक डीएनए जो नॉन कोडिंग है, उसका कुछ फंक्शन बस मेनली रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन्स में रहता है। कोई उसके खिलाफ कोई और अलावा कोई मेजर फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन ओनली मेजरली इन द रेगुलेशन ऑफ जीन। और हाँ, हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस डीएनए को कहीं ना कहीं इसमें, मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली इसी डीएनए से की जाती है मेनली। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम पे इसमें थोड़ा फंक्शन बाद में हमने जनरेट कर लिया है, लेकिन इसका वैसे कोई और रेगुलेशन के अलावा और कोई मेन फंक्शन नहीं है। ओके सर। और सर न्यूक्लियोलस को फिर हम कैटेगराइज करते हैं किसी में, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में? नहीं, न्यूक्लियोलस जो पूरा का पूरा वो आरआरएनए के लिए कोड करता है। ठीक है ना, उसमें आपका बेसिकली यूक्रोमैटिन नहीं है। ओके सर। ओके, इसी का तुमने बात की तो मैं एक सवाल का जवाब भी दूंगी। मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं? सर क्रोमैटिन होते हैं, और जब वो डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स दिखते हैं, यस, मतलब तो कंडेंसेशन क्रोमैटिन के होता बाद। है न्यूक्लियस के अंदर, और जब डिवाइड करना लगता है तो वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। लेकिन क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है। मान लीजिए क्रोमैटिन है, ठीक है, ये क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन को कंडेंस कर दिया मैंने। मतलब आप समझो कि आटा है, मैंने बहुत सारा आटा गूंदा, ठीक है, आटा गूंदने के बाद जो गूंदा हुआ आटा है वो क्रोमैटिन है। अब उसको, उससे मैंने स्ट्रक्चर ले लेके गोल 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 आटे की लोइयां बना दी, या जिसको हम आटे का पेड़ा बोलते हैं वो बना लिया, तो वो क्रोमोसोम है। ठीक है, रिमेंबर दिस। और ये भी याद रखिएगा कि मेरी मर्जी है, इट्स माई चॉइस। मैं 1 किलो आटे से 23 लोइयां या पेड़े बना सकता हूँ, और 46 भी बना सकता हूँ, 44 भी बना सकता हूँ। इट्स माई चॉइस। क्लियर पॉइंट? आगे बस फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें डायरेक्ट, लेकिन हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है 46 है, चिंपांजी का 48 है। तो सेम क्रोमैटिन से हमने 46 क्रोमोसोम बनाया, उन्होंने 48 बनाया है। ठीक है, तो इससे एक सेम अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाना हम, मतलब कि इट्स अवर चॉइस, हम कितना बनाना चाहते हैं। क्लियर है पॉइंट? मतलब वो वेरी कर सकता है। ठीक है, ओके। तो क्रोमैटिन से ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ क्रोमोसोम का, इसी का कंडेंस करके अगर मैं बनाऊँ तो अच्छी तरह कंडेंस कर दे तो आपको इस तरीके से क्रोमोसोम कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, ये मैंने इसका एक आर्म बना दिया। क्या बना दिया?
क्रोमोसोम का एक आर्म बना है, दिस वन आर्म, और फिर मैंने ये इसका दूसरा आर्म बना रहा, और इस तरीके से क्रोमोसोम होता है। ठीक है, दिस इज अ क्रोमोसोम। क्लियर? आ रही बात समझ में? अब क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स में लेबल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो ये इसका एंड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं टीलोमियर। एंड वाले पार्ट को हम टीलोमियर बुलाते हैं। ठीक है, और जो बीच वाला पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है ये वाला, इसको हम बुलाते हैं सेंट्रोमियर। बीच वाला सेंट्रोमियर और कोने वाला क्या है? टेलोमियर, राइट। और ये इसके आर्म्स हैं। ठीक है, ये एक आर्म और ये दूसरा आर्म। क्लियर पॉइंट? और इस क्रोमोसोम के ये और ये दो क्रोमाटिड्स हैं। ये क्रोमाटिड, समझ रहे हैं आप? ये है ना, ये क्रोमाटिड, और ये उसका है दूसरा क्रोमाटिड। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको मैंने आर्म्स बता दिए, टेलोमेयर बता दिया, और सेंट्रोमेयर बता दिया, और क्रोमैटिड बता दिया। नाउ टेलोमेयर के ऊपर, सॉरी सेंट्रोमेयर के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। क्या नाम है इसका? काइनेटोकोर। देखिए, आपको पता होना चाहिए, या आपको पता भी है, कि जब सेल डिवाइड करता है तो सेंट्रोसोम जो है, अगर एनिमल सेल की बात करूं तो सेंट्रोसोम जो है वो क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल्स, बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल्स, कुछ ऐसे है ना। तो स्पिंडल ने कहां से पकड़ा हुआ है? सेंट्रोमियर से पकड़ा हुआ है, और सेंट्रोमियर में किससे पकड़ा हुआ है? काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है। तो काइनेटोकोर वो जगह है जहां पर स्पिंडल्स अटैच होंगे। तो जो स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल्स हैं, या इन स्पिंडल्स को हम यही बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं, ये बोल सकते हैं केटी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो केटी माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दो बार ट्यूब आ गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो जो केटी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, या वो एक्चुअली क्या, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर से कहां जुड़ेंगे? काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। तो मतलब काइनेटोकोर एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? ये डीएनए से बाइंड करता है, यानी सेंट्रोमियर से बाइंड करता है, और इधर इधर से प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से बाइंड करता है। तो एक इंटरमीडिएट है डीएनए और प्रोटीन को बाइंड करवाने के लिए। क्लियर है? तो दैट इज काइनेटोकोर। तो ये बात याद रखिएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। मैं आपको एक दो बातें और क्लियर करना चाहता हूँ, उसके लिए आप जरा इस तरफ ऑब्जर्व कीजिए, दिस साइड ऑफ द बोर्ड, पे अटेंशन। मैं एक दो बातें आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। वो एक दो बातें ये हैं जिससे आप स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज भी होते हैं। पे अटेंशन। हाँ, कभी कभार क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमाटिड है। इस क्रोमोसोम में क्या है, आप देख सकते हैं, एक ही क्या है, एक ही क्रोमाटिड है। ओके, सो कभी कभार, ओके, कभी कभार क्रोमोसोम ऐसा भी हो सकता है जिसमें क्या हो, एक ही क्रोमाटिड हो। ठीक है, इसको भी हम क्रोमोसोम ही बोल सकते हैं। इसका क्रोमोसोम बोल सकते हैं, विदाउट विदाउट क्रोमाटिड, यानी यानी दो क्रोमाटिड हो तो भी क्रोमोसोम, और अगर सिंगल क्रोमाटिड हो जाए तो भी वो क्रोमोसोम ही है। और इसका भी एक क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। क्या होगा इसका? सेंट्रोमियर। इसका मतलब मैं अगर एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े कर देता हूँ, अगर मैं क्रोमोसोम के एकदम बराबर से बीच से दो टुकड़े करता हूँ, लेट्स से मैं इसके दो पार्ट्स में से ब्रेक कर दूं, जब जब दो पार्ट्स ब्रेक होंगे
दोनों का अपना अपना सेंट्रोमेयर होगा और अपना अपना क्या होगा, क्रोमैटिड होगा। फिर आ रही बात समझ। तो एक क्रोमोसोम का हमेशा क्रोमैटिड एक ही होता है। हम सॉरी, बार में क्रोमैटिड, हाँ क्रोमैटिड बोल रहा हूँ, सेंट्रोमेयर। तो एक क्रोमोसोम का हमेशा सेंट्रोमेयर एक ही होता है। अब ये क्रोमोसोम, इसका भी एक सेंट्रोमेयर है, दो में तोड़ दूंगा तो जो क्रोमोसोम बनेंगे उसका भी अपना क्या होगा, एक सेंट्रोमेयर होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बीच वाले पार्ट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, वो एक ही होता है। ऐसा नहीं आप यहाँ बोल देंगे क्योंकि दो सेंट्रोमेयर नहीं है, एक ही सेंट्रोमेयर। यहाँ भी एक ही सेंट्रोमेयर है। यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स है, यहाँ पे एक ही क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड नहीं बोले क्योंकि और है ही नहीं, तो इसे आप सिंपली क्रोमोसोम ही बोलेंगे। ठीक है ना। क्रोमैटिड वर्ड हम जनरली यूज करते हैं जब ये ऐसा कुछ है, दो है तो क्या एक दोनों को, इसको एक क्रोमोसोम, इसको पूरे को एक क्रोमोसोम बोल नहीं सकते, तो इसको एक क्रोमैटिड, इसको एक क्रोमैटिड बोल दिया। ठीक है ना। और ये अलग अलग हो जाएंगे तो फिर ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं क्रोमोसोम में टू क्रोमैटिड हो, सिंगल वाला भी क्रोमोसोम ही कहलाता है। अच्छा, जब क्रोमैटिड्स दो होते हैं तब दोनों क्रोमैटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बुलाते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का भी कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स वो होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स होते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसी तरफ ध्यान दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखिए, आपको पता है कि आपके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जैसे 1 1, 2 2, ऐसे करते करते तक, ऐसे करते करते 22 22, 22 22, 23 में एक एक्स और दूसरा एक्स हो सकता है अगर आप फीमेल हो, और वाई हो सकता है कि अगर आप मेल हो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 ऐसे करते करते 22 22 तक आपके ऑटोजोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोजोम्स। ठीक है। और जो एक्स और वाई है, ठीक है, वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो 1 से लेके 22 तक ऑटोजोम्स, एंड 23 का जो पेयर है, ठीक है ना, एक्स और वाई या एक्स एक्स, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगर अगर मैं किसी सारे के सारे क्रोमोसोम्स का एक पूरा का पूरा पैटर्न बनाऊं, ठीक है ना, किसी के पास मान लीजिए बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं और उसके क्रोमोसोम पूरा पैटर्न बनाना है कि इसकी बॉडी में ये क्रोमोसोम है, सारे मैंने असेंबल कर दिए, अरेंज कर दिए पूरे के पूरे। तो ऑल द क्रोमोसोम्स और उनकी प्रॉपर्टी, मतलब उनकी शेप कैसी है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, साइज किसके कैसे है, विषय होती है। ये सब मैं एक साथ जब एक क्रोमोसोम की देखता हूँ तो उसमें कैरोटाइप क्या होता है? कैरोटाइप इज द सम टोटल ऑफ morphological properties of chromosomes। तो कैरोटाइप क्या है? सम टोटल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम। मान लीजिए एक पिक्चर है, वो सब को दिखा रही है कि क्रोमोसोम कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, पहला बड़ा है, दूसरा बड़ा है ना। और सारे क्रोमोसोम 46 से 46 क्रोमोसोम दिखा रही है ह्यूमन के, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, साइज के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उससे, तो आप बोलेंगे क्या है, कैरोटाइप है। एंड ऑफ कोर्स बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कैरोटाइप ऑफ one chromosome will differ from the karyotype of another.
ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैं कह रहा था कि जो क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं सारा का सारा एक साथ, अगर किसी सेल के बताऊं मैं, तो उसको हम बोलते हैं द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन। हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरियोटाइप क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ह्यूमन कैरियोटाइप अलग होगा, चिंपैंजी अलग होगा, मंकी अलग होगा, ज़ेब्रा अलग होगा, है ना। दैट इज अबाउट द कैरियोटाइप। ठीक है, तो यहाँ तक के पॉइंट्स में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बात करें। मतलब कि आपको सेंट्रोमियर में, टेलोमियर में, कैरियोटाइप में और क्रोमैटिड में, होमोलोगस क्रोमोसोम में, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुए कैसे हैं? देखिए देखिए, फॉर्मेशन कैसा होता है कि देयर इज अ स्पर्म, देयर इज एन एग। स्पर्म कैरी करता है 23 क्रोमोसोम जो फादर से आ रहे हैं। एग कैरी करता है 23 मोर क्रोमोसोम्स जो मदर से आ रहे हैं। 23 आपस में मिल गए, कितने हो गए? 46। तो आपका 23 पेयर है। अब जब आपका 1 और 1 है, तो 1 एक क्रोमोसोम पैटर्नल है जो फादर से आया है, और एक क्रोमोसोम मैटरनल है जो मदर से आया है। तो ऐसे आपका जो भी क्रोमोसोम है, पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, एक पैटर्नल है और दूसरा कौन सा है? मैटरनल है। क्लियर? आप किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। सर सर ये कैरियोटाइप के अंदर प्रॉपर्टी। दोबारा बता दूंगा, ये थोड़ा एक दो पॉइंट्स और बताने हैं मुझे, फिर बेटर समझ में आ जाएगा। सर यस। सर स्पिंडल्स एंड केटी माइक्रोट्यूब्यूल्स सेम है। देखो, स्पिंडल्स वो होते हैं जो क्रोमोसोम्स, जो सेंट्रोसोम से ऐसे निकलते हैं बाहर, ऐसे है ना। अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम को नहीं पकड़ते। इनमें से जो क्रोमोसोम को पकड़ते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे, तो उनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। बाकी जस्ट स्पिंडल। एनी डाउट? सर ये टेलोमियर क्या है? बेटा क्रोमोसोम का पहले बता, सेंट्रोमियर क्या है? सर वो आर्म पूरी। सेंट्रोमियर आर्म है। सर सेंट्रोमियर जो सेंटर में जो वो है। क्रोमोसोम का सेंटर है सेंट्रोमियर। यस ठीक सर। है, और क्रोमोसोम का एंड? सर एंड है ये टेलोमियर। एंड टेलोमियर है, यस। समझ गए? तो जो मिडल है वो सेंट्रोमियर, और जो एंड है वो टीलो। टीलो का मतलब भी एंड होता है। एक डिवीजन का फेज होता है टीलो फेज, उसमें क्रोमोसोम एंड पे पहुंच जाते हैं। ओके सर। बता दें इसको। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये क्या कहते हैं, टीलोलेसिथल एग्स बताए थे कि बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के टीलोलेसिथल एग्स होते हैं। उनका yolk जो होता है कोने में होता है। मिटा दे इसको पूरे को। ओके। यस सर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा, तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनेगा, तो दैट इज नोन एज डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना तो कंडेंस कर गए, कंडेंसेशन। और क्रोमोसोम डीकंडेंस किया तो क्रोमैटिन बन जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है समझने के, देखिए कभी कभार क्या होता है ना, सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं होता। ये पहले एक और समझिए। पहले सेंट्रोमियर पे आते हैं। देखिए सेंट्रोमियर में अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं, सेंट्रोमियर आपको ऐसे दिख रही है, मान लीजिए ये मैंने क्रोमोसोम बना दिया। समझ रहे हो? मैंने क्रोमोसोम बना दिया।
सेंट्रोमेयर क्या दिखता है आपको? क्या आपको सेंट्रोमेयर ऐसे दिखता है जैसे मैंने पीछे पिचका दिया हो, कुछ ऐसे पिचका दिया हो इसको ऐसे यहाँ से पिचका दिया हो, यहाँ से पिचका दिया हो, ऐसा कुछ मतलब ये क्रोमोसोम का ये, ओके। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से पिचका दिया हो, अंदर की तरफ पुश कर दिया हो। तो सेंट्रोमेयर को हम एक कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जब एक ही कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उसे होते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कभी कभार क्रोमोसोम में एक कॉन्स्ट्रिक्शन के बजाय दो कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। एक तो सेंट्रोमेयर हो ही गया, दो कॉन्स्ट्रिक्शन, एक तो सेंट्रोमेयर हो ही गया। कभी कभार एक और कॉन्स्ट्रिक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है, और अगर कॉन्स्ट्रिक्शन एक के से अलावा ज्यादा हो जाएंगे, एक तो सेंट्रोमेयर है ही, और एक के अलावा दो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, तो ऊपर वाली कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बुलाएंगे। क्यों सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन? क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज द क्रोमोसोम, द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया सेंट्रोमेयर, इसके अलावा एक और कॉन्स्ट्रिक्शन है तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जो डीएनए रहता है, इसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। एंड इसको हम एक और नाम देते हैं, न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजिंग रीजन मतलब ये रीजन फैसला करता है कि मतलब ये रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन के लिए रीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, या इस पार्ट ऑफ डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी बुलाते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले क्रोमोसोम को, ठीक है ना, जिनके पास क्योंकि सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट क्रोमोसोम या सिंपली शॉर्ट में सैट क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। सैट क्रोमोसोम इज द सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। ये 5 पेयर होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, 5 पेयर इन होमो सेपियंस। हम ह्यूमंस में ये 5 पेयर, ठीक है ना, क्लियर है? आ रही है बात समझ? तो ये है थोड़ा सा वेरिएशन अबाउट द क्रोमोसोम। एक और वेरिएशन की बात करते हैं, ध्यान से समझेगा। कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यहां ध्यान दीजिएगा, ओके। तो कभी कभार क्या होता है, पे अटेंशन, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सेंटर में बीचों बीच नहीं होता। ये मान लो पहले सेंटर में बीचों बीच है, वहां यहाँ मान लिया थोड़ा सा बड़ा, यहाँ मान लिया सेंटर में जो है बीचों बीच है, ठीक है ना। तो दोनों आर्म्स एकदम बराबर है, दोनों आर्म्स कैसे बराबर, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो हम क्रोमोसोम को एक नाम देते हैं, दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ऊपर वाली आर्म को हम दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक। ओके, नाउ ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्म थोड़ा छोटा हो और एक आर्म थोड़ा बड़ा हो। ऐसे केस में द शॉर्ट आर्म इज नोन एज पी, P is the short arm, or the long arm is termed as Q. Q is the long arm.
देयर इज अ शॉर्ट आर्म, देयर इज अ लॉन्ग आर्म। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सेंटर में बीचों बीच नहीं है। ऐसे क्रोमोसोम को हम सब मेटासेंट्रिक बुलाते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्म बहुत ही छोटी हो और दूसरी आर्म बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक बुलाते हैं। मतलब एक्रोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक के अंदर ही का सही के जैसा ही है, बस जो शॉर्ट आर्म है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। और अगर शॉर्ट आर्म बाय चांस नेग्लिजिबल है, दिख ही नहीं रही है, इट इज सो स्मॉल दैट इट इज नेग्लिजिबल, तो हम इसको टीलो सेंट्रिक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टीलो सेंट्रिक बुलाते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो कैरियोटाइप, वो कैरियोटाइप क्या बताता है? कैरियोटाइप बताता है कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स है। कैरियोटाइप क्या बताएगा? टोटल कितने क्रोमोसोम्स है आपको पता चल जाएगा। आपको साइज में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आपको पता चल जाएगा। कौन से मेटासेंट्रिक है, कौन से सब मेटासेंट्रिक है, कौन से एक्रो, कौन से टीलोसेंट्रिक है, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कौन से वाले सैटेलाइट क्रोमोसोम्स हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? अपन याद रखिए, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स को मार्कर क्रोमोसोम्स भी बुलाते हैं क्योंकि वो अलग से नजर आते हैं। ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज मार्कर क्रोमोसोम्स। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन आपको कैरियोटाइप देख के पता जाती है। तो कैरियोटाइप इज द सम टोटल ऑफ ऑल द मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ अ organism. Clear है? आ रही बात समझ? So that is all about the chromosome that should be known to you. किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना हम सम एक आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, दैट इज जायंट क्रोमोसोम्स। सर सर बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सर हाँ बोलिए। सर ये कॉन्स्ट्रिक्शन आता क्यों है क्रोमोसोम में? कॉन्स्ट्रक्शन क्या आता क्यों है? आता क्यों है क्रोमोसोम में? वो तो उसके यस। डेवलपमेंट का पैटर्न है, उस तरीके से अरेंज हो जाता है कभी वो। तो क्रोमोसोम का शेप बन रहा है ना, वो तो कंडेंस होते हो सकता है कहीं पे इतना ज्यादा कंडेंस हो गया। ओके सर जब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा है उस टाइम ही आ जाता है? उस टाइम पे आएगा और बेसिकली न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल है। ओके सर ये आर्म लेंथ जो होती है क्रोमोसोम्स की, इनसे फंक्शन पे भी फर्क पड़ता है इनके? नहीं, फंक्शन को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बस शेप है क्रोमोसोम की। ठीक है ना, शेप से फंक्शन का कोई बस लेना देना मॉर्फोलॉजी नहीं है। है। ये तो बस मॉर्फोलॉजी है। हाँ सर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक ही होगी ना एक क्रोमोसोम में अगर है तो? यस, और अगर एक से फिर टर्शरी बोलते हैं ना, सानवी। यस सर। ओके। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। आइए एक आखिरी सर ये जो कॉन्सेप्ट है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, हाँ बोलिए। सर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन कैसे कर लेता है, ये बात समझ में नहीं आई। मैं समझाने क्या पूछ रहा हूँ। सर आपने बोला था ना सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर सैटेलाइट डीएनए होता है और वो न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करता है, तो कैसे होती है? हमें इतना पता है कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है वो फैसला कर रही है, या वो न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज कर रही है, या न्यूक्लियोलस बनाने में मदद कर रही है। कैसे कर रही है, क्या कर रही है, वो डिटेल्स एक तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ना ही मुझे उतनी डिटेल में, उतना ज्यादा एग्जैक्ट डिटेल में इंफॉर्मेशन है। ओके।
सर सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए, हमने उसको नाम दे दिया सैटेलाइट, ठीक है। जो अलग से जो डीएनए है, जो बाहर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, उसको नाम दिया गया सैटेलाइट। एक्चुअली आपको आगे फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसलिए वो टर्म टर्म नाम आ रहा सैटेलाइट, ठीक है। वो आपको आगे जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह बाकी से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? सर जो अभी आपने क्रोमोसोम्स बनाए थे वो आपने डिवाइडिंग फेज से पहले के बनाए थे ना, जब वो डिवाइड होने से पहले जब कॉपी बनती है तो? कौन से क्रोमोसोम? सर जब सेल डिवाइड होने से पहले जब वो अपनी कॉपी बना लेते हैं क्रोमोसोम्स सेल के अंदर के। बिना कॉपी बनाए क्रोमोसोम नजर आते हैं? क्या सर? क्रोमोसोम कॉपी कब बनाते हैं? सर मेरे ख्याल से G2 से इसके अंदर कॉपी बनती है। क्या बोलता है? सर वो आपने उधर वो जो क्रोमोसोम्स बनाए थे होमोलोगस पेयर के, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो आपने क्रोमोसोम्स बनाए थे, हाँ, वो वाले आपने कौन से वाले क्रोमोसोम बनाए थे? कॉपी वाले या बिना कॉपी? मतलब क्रोमोसोम जब डिवाइड कर रहे होते हैं उससे पहले वो कॉपी बना लेते हैं ना अपनी, वो वाले क्रोमोसोम थे या फिर जो नॉर्मल सेल के अंदर होते हैं? मैंने क्रोमोसोम की कॉपी बनाने के बारे में कुछ बताया? सर आपने बताया नहीं है, बट सर ये फिर पेयर में कैसे है? मतलब क्रोमोसोम, ये आपने जो क्रोमोसोम बनाए थे इसके अंदर वो पेयर में थे ना? एक बात बता कि जब तू पैदा हुआ था, जो जो तू जायगोट था, तो कैसे बना था जायगोट? सर फादर से आधा डीएनए, फादर के स्पर्म से और मदर के ओव्यूम से सर। फ्यूजन से हुआ था ना, तो स्पर्म में हाँ सर। क्रोमोसोम रहे होंगे। कितने थे? हाँ सर, स्पर्म में सर 23। और एग में 23। कितने हो गए? 46। तो क्या हुआ था? स्पर्म से 1 से लेकर 23 आए थे, और 24 से 46 मदर से आए थे। हाँ। ऐसा हुआ यस था, सर। या ऐसा हुआ था कि 1 फादर 1 मदर, 2 फादर 2 मदर, 3 फादर 3 मदर, या ऐसा हुआ था? सर ये नहीं पता क्या हुआ था। नंबरिंग तो यही है ना, 1 1 2 2 3 3। नंबरिंग तो 23 तक जाती, 22 तक जाती है ना। हाँ जाती है सर। तो जो यही तो मैं तब से बता रहा हूँ कि जो फादर से आए थे, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, एंड बिकॉज यू आर मेल, तो फादर से बाय क्रोमोसोम ये आया फादर से, और मदर से क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 22, और लास्ट में एक्स। तो तेरे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो गई। सर वो, हाँ 1 1 2 2 तो वो बनाए तो थे। सर वो जो हाँ, पर सर जो 1 1, एक फादर का 1 और एक मदर का 1, तो सर वो आपस में मिलेंगे भी तो सही? वापस में मिलेंगे भी तो सही सर? मिलेंगे मतलब? सर ऐसे तो सर ये 46 नहीं हो गए क्रोमोसोम? तो 46 ही होते हैं तेरे मतलब अंदर, तेरे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम ही है। तेरी तेरी तेरे स्किन से सेल हाँ सर निकालूंगा वो तो कितने 46 क्रोमोसोम पेयर नहीं निकलेंगे हो गए? उसमें? क्या? नहीं सर 23 पेयर्स होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं, इसके अंदर तो 46 पेयर्स हो गए। कैसे हो गए? कौन सी किताब पढ़ रहा था? सर मेरे दिमाग में आ रहा है। तेरा दिमाग अभी ना कुछ चलना बंद कर चुका बेटा। 1 1 कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं तुझे? सर 2 पेयर नजर आ रहे हैं। 4 नजर आ रहे। नंबर बता मुझे, 2 पेयर क्या होता है? सर ये
एक के अंदर सर एक एक क्रोमेटेड मैं सॉरी जो एक पूछ रहा हूँ वो बता, सेंट्रोमियर है। तो कितने क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3 या 4? 4। देखो 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। हाँ सर। इसका कितने क्रोमोसोम है ये? इसका यस सर। कितने क्रोमोसोम है ये? 2। 2 नजर आ रहे हैं। सानवी, यस सर। कितने सर क्रोमोसोम 2 बने है, ब्लैकबोर्ड पे? 2 क्रोमोसोम है। आकाश कुमार, सर 2 ही है। अनस करीम, शुभम के अलावा सर किसी को ये दो 4 है। क्रोमोसोम, किसी को 4 नजर आ रहे हैं? शुभम के अलावा किसी को? एनीबॉडी को शुभम के अलावा 4 नजर आ रहे हो? हाँ शुभम। सर आपने अभी बताया तो था कि वो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, उसमें सेंट्रोमियर होता है, आपने बताया तो था अभी। क्या बताया था मैंने कहा सर कि आपने बताया था कि एक सिंगल होता है। रुक जा तू, रुक जा। सुनता नहीं है ना तू ध्यान से, इसलिए तेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं तुझे बताऊं, तेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है। तेरे साथ प्रॉब्लम होती है, तू आगे का पढ़ लेना, ठीक है? क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, ये होता है, खाना होता है, मंगाना होता है, और उस इन्फॉर्मेशन को सुपर इम्पोज कर देता है जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर। और वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर बैठती नहीं है। वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि जो खुद पढ़ता है तो कुछ भी इमेजिनेशन करता है और उसके अलावा उसको फिर यहाँ बिठाने की कोशिश करता है। जब मेरी क्लास में आ रहा हूँ ना, एक बार ध्यान समझ ले, जितना तूने आगे का पढ़ा है वो सारा भूल कर दिमाग खाली करके बैठा है। तो पुरानी चीज, अपनी पढ़ी हुई चीजों को यहाँ सुपर इम्पोज करेगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। अपने मन से पढ़ लिया कि क्रोमोसोम डबल करते हो तो 1 1 की कॉपी 1 होगा, 2 की कॉपी 2 होगा, 4 क्रोमोसोम होंगे। अपने आप अपना दिमाग लगाना है जबरदस्ती का। जो बता रहा हूँ वो नहीं समझना। मुझे बता, नीचे कितने क्रोमोसोम आ रहा है, ये कितने क्रोमोसोम है? सर ये 2 क्रोमोसोम्स है। ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है? ओके, क्यों 2 क्रोमोसोम है मैं बताता हूँ क्यों 2 क्रोमोसोम। सुनिए ध्यान से, एक सेंट्रोमियर है, एक टीलोमियर है, और ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है। ठीक है, तो आर्म भी है, सेंट्रोमियर भी है, टीलोमियर भी है, हो गया क्रोमोसोम। ऐसे ही ये भी एक क्रोमोसोम। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर ये सर कितने इसमें भी सेंट्रोमियर तो है इसके पास? एक सेंट्रोमियर है सर। एक सेंट्रोमियर है। ये इसका टीलोमियर है, ठीक है? ये इसका एक आर्म, ये इसका दूसरा आर्म। ये ये मतलब ये वाला, ये इसका एक आर्म, ये एक आर्म, दूसरा आर्म। कितने क्रोमोसोम हो गए? सर अब तो खाली ये 1 हो गया सिंगल, अगर ऐसा देखा अब जाए तो। नहीं, अब नहीं, हमेशा से ही, जब से यही गला फाड़ रहा हूं कि ये एक क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम। और अगर ये ऐसे 2 क्रोमैटिड्स के बजाय क्रोमैटिड अगर एक भी होता तो भी मैं उसको एक क्रोमोसोम ही बोलता, ये बोला था। तो ये भी एक अच्छा क्रोमोसोम है, बस फर्क है हैविंग 2 क्रोमैटिड्स। ये भी एक क्रोमोसोम है बस विद 1 क्रोमैटिड, या ये सिंगल एक पूरा का पूरा ही क्रोमोसोम है। ये बताया मैंने। अच्छा सर, अगर 2 क्रोमेटेड होंगे जब भी एक ही गिना जाएगा क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमेटेड होगा जब भी क्रोमोसोम एक ही होगा। जी जी, ज्ञान देवता जी, जब से मैं यही समझा रहा था, तब से मैं यही ज्ञान बांट रहा था। तो आ ये गया भी, सर, अब समझ में। हाँ, ये भी 2 क्रोमोसोम है, ये भी 2 क्रोमोसोम है। गॉट इट? अब सुन, यस सर, गॉट इट। तो अब तूने आधी अधूरी जो पढ़ाई पढ़ी है ना, अब सुन लो इसको। पहले तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान ले कि एक सेल है, एक सेल है जिसका क्रोमोसोम नंबर n है,
ठीक है। वो बात है, ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा समझ ले, बिफोर रेप्लिकेशन, या आफ्टर रेप्लिकेशन। लेकिन क्रोमोसोम पर भी ऐसे नजर नहीं आते, क्योंकि हमेशा क्रोमोसोम रेप्लिकेशन यानी एक फेज होता है एस फेज, उसके बाद ही बनते हैं, क्योंकि हमेशा एस फेज के बाद ही दिखेंगे प्रोफेज में। देखो अब पूरा दिमाग अगर खाली करे दिया तो अब इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट में जाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन से कॉन्सेप्ट में कब जाना है। अभी कुछ समझ में, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है रिलेटेड, बट कहीं कुछ लोग छेड़ देते हो ना कॉन्सेप्ट, बताना पड़ता है। ऐसा कुछ होता है, देयर इज एम फेज, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज। सेल ग्रो करता है, सेल का डीएनए डबल होता है, सेल फिर ग्रो करता है, सेल डिवाइड करता है। ये है सेल का साइकिल का पैटर्न। आगे पढ़ेंगे हम सेल साइकिल में, इसलिए मैं कई चीजें डिस्कस नहीं कर रहा था। फिर भी नहीं, तुमने जबरदस्ती मुझे मुझे ट्रिगर करना बताने के लिए, एंड आई डोंट लाइक इट। तो जीवन ग्रोथ वन, एस डिवीजन। तो क्रोमोसोम नजर सिर्फ इसमें आते हैं, इसके प्रोफेज में नजर आते हैं। इसमें 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके सिर्फ प्रोफेज और मेटा प्रोफेज में नजर आने शुरू होंगे, और मेटा, एना और टीलो में नजर आएंगे। मतलब सिर्फ एम फेज के अंदर क्रोमोसोम नजर आते हैं, और यहाँ 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 क्रोमोसोम नजर ही नहीं आते। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ 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 क्रोमोसोम नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो जो यहाँ क्रोमोसोम नजर आते हैं वो बेसिकली इसी पैटर्न के होते हैं, ठीक है ना, जो प्रोफेज में नजर आते हैं। लेकिन मेटाफेज में ये खिंच जाते हैं, मतलब स्पिंडल इसको खींच लेता है, एक को इधर खींच लेता है, एक को इधर खींच लेता है, तो क्रोमोसोम टूट जाते हैं बीच में से, तो ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं, लाइक दिस। ये हो जाता है आपका मेटाफेज। और जब ये दोनों साथ में थे, ये था आपका प्रोफेज। तो ये प्रोफेज में होते हैं, ऐसे ही मेटाफेज में हो जाते हैं। मेटाफेज में ये क्रोमैटिड बन गए, या आप सिंपल कह सकते हैं क्रोमोसोम ही है, डॉटर क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो आप डॉटर क्रोमोसोम भी बोल सकते हो या क्रोमैटिड भी बोल सकते हो। तो क्रोमोसोम टूट के 2 क्रोमैटिड बन गए, या दोनों क्रोमैटिड अलग हो गए, ऐसा बोल सकते हो। या क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर क्रोमोसोम, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? और जब ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा फेस, तो जो नया सेल जाएगा उसके पास तो सिर्फ ऐसे मटेरियल जाएगा ना, ऐसा वाला। क्लियर पॉइंट? हाँ, फिर जब वो अगली बार डिवाइड करने आएगा, फिर एस फेस में इसके ऐसे का वो ऐसा बन जाएगा। क्लियर पॉइंट? ये हो रहा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। यहाँ मैं और अगर थोड़ा क्लियर करना चाहूँ, हालांकि नहीं करना चाह रहा, तो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। समथिंग लाइक दिस हैपेंस। आ गया तो समझ में। एम फेज, जी1, एस, जी2। एन फेज में क्रोमोसोम, जी2 में क्रोमैटिन, एस में भी क्रोमैटिन, जी1 में भी क्रोमैटिन। एन फेज का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम ऐसा नजर आएगा, मेटाफेज में ये अलग होगा, एनाफेज में अलग होकर एकदम अपने अपने जगह पहुंच गया, टेलोफेज में इनसे अपना अपना क्रोमैटिन बन गया। ये क्रोमैटिन हो गया, ये डबल हो गया, ये और साइज बढ़ गया, ये ऐसा पेयर हो गया, ऐसा। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन सेल साइकिल। इसलिए कभी सेल में क्रोमोसोम नजर आएंगे, कभी नहीं नजर आएंगे। तो सेल को देख के बता सकते हो कि वो कौन से वाले फेज के अंदर चल रहा है। अच्छा, अभी भी किसी को कोई और डाउट है कि क्रोमोसोम क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है?
हाँ शुभम, यस सर। सेल्फ स्टडी पढ़ लिया? हाँ नहीं सर, पढ़ा अभी? पढ़ लिया तो सर, मैं उससे कंफ्यूज हो रहा था सर। है? हाँ सर, पढ़ लिया था सर, खुद से पढ़ा था कौन सी बुक से पढ़ा था? सर। थी एक बुक, बुक तो नहीं थी सर, ऐसे कॉपी में नोट्स वगैरह थे, वो पढ़े थे कौन से नोट्स थे? सर। नोट्स, बच्चों के जो नोट्स होते हैं, मेरे सिस्टर के नोट्स थे ना वो, मैंने पढ़े थे। कौन से बच्चे के नोट्स थे? सर मेरी सिस्टर के नोट्स थे। तुम्हारी सिस्टर कहाँ पढ़ती है? सर वो पढ़ती थी आप कहाँ पढ़ती थी? सर, ये आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ती थी कौन सी ब्रांच? सर। ये वो वाली क्या अंदर गया, दिलशाद गार्डन के आसपास ही है सर, कोई ब्रांच नहीं थी, उधर ही थी। देख, मैं तुझे एक बात सिंपल सी बता देता हूँ, ठीक है? अगली बार दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? दो चीजें होती हैं, एक एम्प्टी माइंड और एक फुल माइंड, ठीक है ना? मैं यहाँ पे किसी भी भरे हुए ग्लास के अंदर पानी नहीं भर सकता। पहले से कुछ भी समझ के बैठोगे और उसके कॉन्टेक्स्ट पे आज की क्लास समझने की कोशिश करोगे, कभी भी समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन सी होंगी, ठीक है? इसीलिए पुराना अगर कुछ पढ़ा भी है इट्स गुड, लेकिन अगर आप आगे का पढ़ा है ठीक है, अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि वो खराब चीज है। पढ़ो आगे का, मैं कह रहा हूँ सारा 11 पढ़ लो, 12 भी पढ़ लो, मुझे कोई इशू नहीं। पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ना, पढ़ने से चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन जो आपने प्रीवियस आगे का पढ़ा है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, मतलब मुझे भी पता है कि आगे क्या आना है, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि जो आपने आगे का पढ़ा है उसको अगर आप अपने दिमाग में रख के आज की क्लास का समझने जाओगे तो वो आज की क्लास का समझने में मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपने आगे का तो पढ़ा है, लेकिन आपने उसको एकदम वन बाय वन, जैसे मैं क्लास में पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज क्लैरिटी से बता रहा हूँ, उतनी क्लैरिटी से नहीं पढ़ा है आगे का। तो उस क्लैरिटी से आपने पढ़ा नहीं है, उस क्लैरिटी से मैं अब आप उसके 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 ऊपर से यहाँ पर आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड ओनली। तो जो आगे का पढ़ा उसके अपने माइंड तक रखो, वेट करो, वो वाला चैप्टर भी आएगा, मैं उस पर आऊंगा, तब पूछना अपने डाउट, तब ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप उसको रिलेट कोऑर्डिनेट करने दोगे तो ना वो आपका आपका खुद का भी दिमाग खाली खाली कर देगा, ठीक है? और मुझे पता है, आई नो कि आपको कब क्या पढ़ाना है, आपको कब कौन सी चीज पढ़ा बतानी, कौन सी चीज कब बताऊंगा तो दिमाग में अच्छे से जाएगी। मेरा काम है, आई नो दिस वेरी वेल, लेट मी डू इट, ठीक है? तो अगर आपके जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे कोई रिलेटेड डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। नेक्स्ट इज जायंट क्रोमोसोम। जायंट क्रोमोसोम मतलब नाम से समझ में आ रहा है, बड़े बड़े लार्ज क्रोमोसोम। फायदा क्या होता है, इनको देख के हम तो देखना मुश्किल होता है, जायंट क्रोमोसोम देखने बड़े होते हैं, लेकिन जायंट क्रोमोसोम हर जगह मिलते नहीं। दो तरह की जायंट क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है क्वालिटी क्रोमोसोम। अब क्वालिटी क्रोमोसोम क्या है, इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर। आप सुनने से सेंटर में कहीं बोलते समझ आ जाएगा। इसके बहुत सारे क्रोमैटिड्स हो गए, मल्टीपल क्रोमैटिड्स, तो बहुत सारे क्रोमैटिड्स हैं बीच में जुड़े हुए, इसका क्रोमोसेंटर बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स इनकी बैंडिंग होती है, ये तो नॉर्मल क्रोमोसोम की बैंडिंग हो सकती है, जब हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं किसी डाई से तो कुछ बैंड्स डार्क नजर आते हैं, कुछ बैंड्स लाइट नजर आते हैं, वैसे इसके अंदर भी होता है।
ओके, सो दीज लार्ज क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम बुलाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड हो सकते हैं, दैट इज विद द पॉलीटीन क्रोमोसोम। दूसरे जाइंट क्रोमोसोम है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कैसे? जैसे लालटेन होती है ना, लालटेन को साफ करने वाला ब्रश होता है, ये इसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस क्या रहा हूं, मतलब एक्सिस डीएनए की होती है, डीएनए की एक्सिस हो गई। और एक्सिस क्या रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसे लूप्स बने होंगे, देख रहे हैं आप? ऐसा कैसे? जैसे कोई ब्रश हो साफ करने वाला लैम्प को, लूप आरएनए के लूप होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके के बड़े से क्रोमोसोम को बोलते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, कहां मिलते हैं? अरेस्टेड डिप्लोटीन वर्टिब्रेट एग्स। अब देखिए, जो वर्टिब्रेट के एग्स होते हैं ना, वो डिवाइड करते हुए एक स्टेज आती है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन मियोसिस के अंदर, उसके अंदर ही अरेस्ट हो जाते हैं। भाई जो प्रोफेज है मियोसिस का, उसमें कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि जैसे स्टार्ट विद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो एग है वो मियोसिस करना शुरू करता है, प्रोफेज में आता है, प्रोफेज में लेप्टोटीन करता है, जाइगोटीन करता है, पैकेटीन करता है, फिर डिप्लोटीन करता है, और डिप्लोटीन करते करते अरेस्ट हो जाता है। किसमें अरेस्ट हो जाता है? डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है, मतलब वहां रुक जाता है, आगे डिवीजन पूरा नहीं करता। तो जो उस वाले फेज में जिस तरीके से क्रोमोसोम नजर आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं दी लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। तो दो क्रोमोसोम जाइंट क्रोमोसोम, बस वही पॉइंट याद रखने हैं, जाइंट क्रोमोसोम एंड उनके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स के कहां पे मिल रहे हैं, दैट्स इट। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना बात करेंगे पैराक्सिसोम्स की। सर जो लैम्प ब्रश है, इसके अंदर ये जो जुड़े हुए हैं, ये डीएनए के साथ है क्या? डीएनए बनाया सर आपने बीच में, आरएनए लूप जो है? क्या समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं? सर जो आरएनए लूप है, आरएनए लूप के जो बीच में आपने जो कॉइल सा स्ट्रक्चर बनाया है, वो वो डीएनए डीएनए लूप, आरएनए? डीएनए डीएनए डीएनए। अच्छा, और सर इस साइड में ये आरएनए लूप है? हाँ जी, ये मैंने सिर्फ इलस्ट्रेशन बताया है, ये और डिटेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। ओके सर। आगे बात करें। सर सर जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, इसमें जो डार्क वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो हेटेरोक्रोमेटिन है ना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हो, जो डार्कली स्टेन्ड है वो हेटेरोक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन ब्रांड है, और जो लाइटली स्टेन्ड वाला है वो यूक्रोमैटिन है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके। करेक्ट। एनीथिंग एल्स? और सर ये रेस्टेड एग्स जो बन जाएंगे, फिर ये इसके बाद पूरे डिवाइड तो हो नहीं पाएंगे शायद, अगर इनकी डिवीजन डिप्लोटीन स्टेज में रुक गई है तो। जो जो जेल में जाता है वो बाद में बाहर नहीं आता क्या, नीचे का? आ जाता है, बस जो अरेस्ट डिपेंड हो करता है बाद क्राइम में पे। क्या? क्राइम पे भी डिपेंड करता है ना कभी कभी। नहीं, ये एग ने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया होता, ठीक है, वो सिर्फ अरेस्टेड है, टेम्पररी अरेस्ट होता है, बाद में ये ओवरकम हो जाता है, ठीक है ना? एक्चुअली डिटेल पूछ बताता हूँ। एक्चुअली एग्स डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं व्हेन अ फीमेल इज फीटस। जब खुद फीटस होती है उस टाइम पे एग डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं, बट अब ऐसी बात है, फीटस के एग डिवाइड करके कर भी क्या लेंगे, स्पर्म से तो फ्यूज होंगे नहीं, और हो भी मतलब कि दिस नॉट अ लाइक शी इज नॉट अ मैच्योर इनफ कि एग्स फर्टिलाइज हो, तो एग का डेवलपमेंट रुक जाता है, तो कंटिन्यू करता है आफ्टर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक अरेस्टेड रहते हैं, बस प्यूबर्टी के बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं डिवीजन,
और फॉलिकल बनते हैं एवरी मंथ, नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द केस ऑफ प्राइमेट्स एंड एस्ट्रो साइकिल इन द केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स। क्लियर? ओके सर। अगला लास्ट में 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की बात करिए पर ऑर्गेनिज्म्स। सेफरोजोम्स, and glyoxygens. Not pay attention. सर ऊपर का थोड़ा दिखाएंगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें मेनली, या प्लांट्स की बात करें, किसी की बात करें, तो क्या होता है कि यस देयर इज समथिंग कि H2O2, ठीक है ना, एंड O2 माइनस या H2O2, ठीक है ना, एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, H2O2 स्पेसिफिकली H2O2 peroxide, these are इन्हें बोलते हैं reactive oxygen species। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 स्पेसिफिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं होती, इट इज हार्मफुल, causes aging of cell and even death of cell। तो इस H2O2 से बचने के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम पेरोक्सिसोम्स बोलते हैं। पेरोक्सिसोम्स में इस H2O2 को डिग्रेड कर दिया जाता है इनटू H2O and water, H2O and water। तो पेरोक्सिसोम स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं पेरोक्सिसोम, which get rid of reactive oxygen species, reactive oxygen species। क्लियर है? मतलब वो केमिकल मॉलिक्यूल जो आपके सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे वो उसकी एजिंग कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उससे बचाने के लिए हमारे पास पेरोक्सिसोम्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेल आर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो सेल की एजिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ओके अच्छा, आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स आप लेते हैं वो भी यही काम करते हैं, H2O2 को या को डिग्रेड करके, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक्चुअली ऐसे सुपर ऑक्साइड्स या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, इनको डिग्रेड करते हैं। क्लियर है? तो ये बात होगी पेरोक्सिसोम। एक स्पेशल तरीके के पेरोक्सिसोम्स, मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम, मॉडिफाइड पेरोक्सिसोम्स, स्पेशल तरीके के पेरोक्सिसोम्स जो कि बन जाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम, ठीक है ना, जो जिनका प्लांट में काम होता है, मेनली इसमें काम करते हैं। अच्छा, पेरोक्सिसोम एक बार और याद रखिए, प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे आप प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स भी ह्यूमंस की तरह CO2 लेते हैं, सॉरी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? पेरोक्सिसोम फॉर दी प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए फोटो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन? दी पेरोक्सिसोम्स। अच्छा, ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम्स आर एक्चुअली modified peroxisomes। Glyoxysomes are actually modified peroxisomes। ये क्या करते हैं? ये फैट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू ग्लूकोज। अब देखिए, फैट्स को ग्लूकोज में ऑक्सीडाइज करना आसान चीज नहीं है। आप
इसका रिवर्स कर सकते हो। आप बहुत सारा शुगर खाइए, ठीक है ना, कहते हैं बहुत मीठा खाने से मोटे हो जाते हैं। यस, बहुत सारे शुगर्स एक्स्ट्रा जो होती है, बची हुई शुगर्स होती है या ग्लूकोज होता है, दैट कैन बी स्टोर्ड इनटू इन फॉर्म ऑफ फैट्स। ये सबकी बॉडी में हो सकता है। दूसरा, सबकी बॉडी में क्या हो सकता है, फैट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी। ये भी सबकी बॉडी में हो सकता है। लेकिन फैट्स को इस्तेमाल करना, ग्लूकोज बनाना, ये सिर्फ सर्टेन प्लांट्स के साथ हो सकता है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एंड ओनली प्लांट्स। एग्जांपल, ये मेनली प्लांट के सीड्स, सीड्स का जो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है वो ऑयल्स ही होते हैं। तो वो ऑयल से ग्लूकोज बना के फिर उस ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और ये काम करने में कौन हेल्प करता है, ग्लाइकोलिसिस हेल्प करता है। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लाइऑक्सिसोम्स। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिसोम्स याद रखिएगा, फैट्स को ग्लूकोज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। रही बात स्पेरोसोम्स की, स्पेरोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको नटशेल में सारी बातें एक साथ बता दूंगा। स्पेरोसोम्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ जगह थोड़ा हमारे पास है। स्पेरोसोम्स के बारे में ये याद रखिएगा, स्पेरोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये किससे बनते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होते हैं, ठीक है, और फैट स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना, फैट स्टोरेज करते हैं, इसके लिए फॉर द प्लांट्स। ठीक है, so that is for his स्पेरोसोम्स। तो स्पेरोसोम को ज्यादा एसिया से ड्राइव होते हैं, फैट स्टोरेज करते हैं। ठीक है, और हाँ, पेरोक्सिसोम्स की तरह भी काम करते हैं, तो इन्हें हम प्लांट पेरोक्सिसोम्स भी कह सकते हैं। तो डिटॉक्सिस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को भी डिग्रेड करते हैं, तो इसे हम प्लांट पेरोक्सिसोम्स भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से स्पेरोसोम्स फैट स्टोरेज करते हैं मेनली प्लांट में, और डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लांट पेरोक्सिसोम दैट इज स्पेरोसोम डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना ही है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये अपने ROS का क्या बताया था? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, क्लियर है पॉइंट? सर ये सर पैरोक्सिज्म बस एनिमल में होता है? नहीं, प्लांट एनिमल दोनों में होंगे। ओके सर। सर इनको प्लांट पर ऑक्सीजोम्स क्यों बोलते हैं, इनका फंक्शन तो अलग है, मतलब किसकी बात कर रही हो? सर जो स्फीरोसोम्स हैं हाँ, उनको प्लांट पर ऑक्सीजोम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का फंक्शन तो अलग है, पर ऑक्सीजोम्स और स्फीरोसोम्स का। देखो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा पार्ट प्ले करते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिटॉक्सिफिकेशन में थोड़ा सा पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसे बोल देते हैं प्लांट पेरोक्सिसम, लेकिन वो बहुत पुराना टर्म है, आजकल वो यूज भी नहीं होता। तो बेसिकली आप यही याद रखो कि फैट स्टोरेज में काम कर रहे हैं। ओके सर। एनीबॉडी एल्स, कोई डाउट? सर प्लांट्स की रेस्पिरेशन में लाइट यूज होती है वैसे? प्लांट की रेस्पिरेशन में? यस सर, वो एक्चुअली नाम आपने फोटो रेस्पिरेशन लिखा ना, तो मुझे लगा अरे मैं कुछ। बताता हूँ, हाँ मैं आई टेल यू एग्जैक्टली। कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ मालूम है? थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आगे बात समझ लेना। देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये मिटा दूँ, ब्लैक बोर्ड मिटा दूँ? यस सर। ओके, पहले नक्शे में सुन लो मैंने क्या क्या बताया। तीन ही आपको जो पॉइंट याद रखने हैं अपने एमसीक्यूज के लिए, वो सुन लीजिए। पेरोक्सिसोम्स फंक्शन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करना वाटर और ऑक्सीजन में। क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हार्मफुल होती है सेल के लिए।
पेरोक्सिसोम्स का प्लांट में एक और काम है फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना। ओके, दो फंक्शन हो क्लियर। पेरोक्सिसोम का एक मॉडिफाइड वर्जन है ग्लाइऑक्सिसोम, सिर्फ प्लांट्स में होंगे, फैट्स को यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करेंगे। ग्लाइऑक्सिसोम्स खत्म। स्पेरोसोम स्पेशल तरीके के प्लांट के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होते हैं, जिनका काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही फैट स्टोर करना है। यानी आप कह सकते हैं जैसे हमारे अंदर एडिपोसाइट्स, ठीक है ना, जैसे प्लांट के सेल के अंदर स्पेरोसोम्स हैं, ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, इतना ही क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बड़ी, जो आप मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है, क्या पूछ रहे थे, क्या पूछा था तुमने इशिका? सर की प्लांट रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, हाँ, तो उसमें प्लांट लाइट यूज रेस्पिरेशन। होती देखो है क्या क्या? होता है ना, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोन आता है, क्लोरोफिल से टकराता है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाता है, हायर ऑर्बिटल में भाग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाग जाने से यहाँ पर वॉइड क्रिएट हो जाता है, हालांकि बॉटनी में आएगा, बॉटनी में से आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ वॉइड क्रिएट हो जाता है, ठीक है, उस वॉइड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है H2O रूप में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फिल होता है वाटर को ब्रेक करके, मतलब देयर इज अ लाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस वाटर का भी हो सकता है, H2S का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया H2S को भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, खैर वो छोड़ देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन भागा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव किया था, दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, इसमें मूव करता है जो भी इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब कि फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स चेन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव की, क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ में। और इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एनर्जी इवॉल्व होगी, कैसे, वही H+ से, और उस एनर्जी से हम बनाएंगे एटीपी। इतने हिस्से को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। हमें मिल गया एटीपी। इस एटीपी को हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इनटू ग्लूकोज। और देयर इज साइकिल है C3 साइकिल। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल है जो इसमें काम करती है। पहला राइबोलोज बाइफॉस्फेट से, ठीक है ना, मतलब सबसे पहले इस C3 साइकिल में एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को मेनली CO2 से ही जुड़ता है, मेन जो जुड़ता है CO2 से जुड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रुबिस्को CO2 से जुड़ने के बजाय ऑक्सीजन से जुड़ देता है। जब ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो एक्चुअल में 2-3 स्टेप्स होते हैं, फाइनली CO2 रिलीज हो जाता है। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, क्लियर पॉइंट। तो ऑक्सीजन को लेता है और एक तरीके से CO2 एक्स्ट्रा लिबरेट कर देता है, वेस्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। आई बस समझ में? तो ये वाला जो स्टेप है जो फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है, फोटोसिंथेसिस CO2 जुड़ता है, जो लिबरेट क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन, ये लिबरेट हुआ था, ये ऑक्सीजन, ये जो यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात करते है ना। CO2 कंज्यूम हो रहा था एक तरफ, और एक तरफ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा था, तो ये बात हो रही थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है और CO2 से लिबरेट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि एटीपी कौन सा इस्तेमाल हुआ है? लाइट से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ उसी का एटीपी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए फोटो। और क्योंकि आपको मिल रहा है CO2 और यूज हो रहा है ऑक्सीजन, तो फोटो रेस्पिरेशन। बाकी डिटेल आपको 40 से पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन के अंदर, तब आप ज्यादा अच्छे समझ जाओगे। गॉट इट? यस सर। और सर आपने बोला था एटीपी सिंथेसिस की जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगी वो सेम ही होती है बस, लेकिन ये लाइट वाला तो एक देखो डिफरेंस रहेगा ना? मैकेनिज्म मैंने सेम बोला था, देखो मैकेनिज्म मैंने सेम बोला था, मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 ऐसा था है। क्लोरोप्लास्ट में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है। बस काम वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचना है, पॉइंट एक इलेक्ट्रॉन से अपना इलेक्ट्रॉन खींचा। स्टेप 2, इलेक्ट्रॉन जब खींचा तो H+ को पंप किया, ठीक है। स्टेप 3, H+ वापस आया
और F0 F1 ATPase इस्तेमाल करके ATP प्रोड्यूस किया। तो ये जो 3 स्टेप है ना ये कॉमन रहेंगे। तो लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है दैट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैकेनिज्म सेम है, एंजाइम सेम नहीं है, एंजाइम अलग अलग है। ओके सर। गॉट इट? यस सर। देखो मैं और क्लियर कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो वो वाटर को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन आया, वाटर के लाइसिस से आया, H2O के लाइसिस से इलेक्ट्रॉन आया, उसने जगह लिया, वो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसा समझो कि वो क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली घूम रहा है, ठीक है ना? आरी बात समझ में? और क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो गया उसको पूरा करता है वाटर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन। खैर मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एनर्जी देने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से आ रहा है, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो आ रहा है या तो NADH से या FADH से। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि एक होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डिहाइड्रो, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये NADH, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है ना? ये बनती है फ्रॉम NAD+, NAD+ NADH में कन्वर्ट हो जाता है। FAD+, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। FADH में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? ऑफ कोर्स NAD+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में, या रिड्यूस्ड फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। तो मतलब NADH के पास इलेक्ट्रॉन है, FADH के पास इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? और जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रांसपोर्टर्स है 1 2, ये इसमें ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स 1 NADH से, इस NADH के पास इलेक्ट्रॉन था, NAD+ से बदलना, इसमें ये रिएक्शन होता है, वापस NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में बाय गिविंग एन इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास आ जाता है, जिसको ये ट्रांसपोर्ट करा सकता है और एनर्जी बना सकता है। FADH जो यहां बना था ये कन्वर्ट हो जाता है FAD+ में वापस, और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये भी दे देगा इसको, और ये भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ATP बना सकता है। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 या NADH के पास आता है तो जो ATP बनते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3 ATP बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के पास आता है बनते हैं, इसलिए हम NADH को अप्रोक्सीमेटली 3 ATP के बराबर काउंट करते हैं, 3 ATP, और FADH को अप्रोक्सीमेटली 2 ATP के बराबर काउंट करते हैं, यानी 2 ATP। तो दोनों में ATP का डिफरेंस इस वजह से। अब सवाल ये आता है कि NAD+ NADH का बन रहा है, FADH का बन रहा है। ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें। जब आपका ग्लूकोज पाइवरिक एसिड बनता है, और पाइवरिक एसिड फर्दर पाइवरिक एसिड फर्दर आपका ये बनता है, क्या नाम है इसका, CO2 और H2O। जब आपका ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है पूरा का पूरा, तो ग्लूकोज आपका ब्रेक कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। आप बोलते हैं ना कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पूरा सुन लीजिए ध्यान से। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि ग्लूकोज व्हेन ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, इसके ब्रेक डाउन में जब ये ब्रेकडाउन हो रहा होता है ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, बिकॉज देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। जब ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इलेक्ट्रॉन्स गए कहां? वो इलेक्ट्रॉन्स NAD+ ने लिए, FAD+ ने लिए और बनाया NADH और FADH। अब जब ये NADH और FADH बन गया, ठीक है, इस NADH और FADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया में दिए, माइटोकॉन्ड्रिया ने उनको ट्रांसपोर्ट करवाया और ATP बना, यानी एनर्जी बनी। यही वो एनर्जी जो आप बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर पॉइंट?
भरी है, वाटर के इलेक्ट्रॉन ने भरी है। इसलिए हम जब रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की तो हम इस तरीके से लिखते हैं, पे अटेंशन, हम लिखते हैं H2 plus CO2 gives you C6H12। लेकिन आपको कोई नहीं बताता है डिटेल की बात, ये H2O का एक्चुअली लाइसेंस हो रहा है किसमें, H2 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको साथ में क्या मिलता है, ऑक्सीजन C6H12O6 प्लस O2 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा H2O वापस मिलता है, और ये CO2, ये सिर्फ CO2 फ्यूज होकर C6H12O6 बना रहा है। मतलब इस C6H12O6 में इस H2O कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से आप CO2 को फिक्स करके ये बना पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट CO2 के 6 मॉलिक्यूल जुड़ के C6H12O6 बना रहे हैं, यही हो रहा है। और इसके लिए जो ATP है, ये ATP कहां से आ रहा है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ H2O, H2 ब्रेकडाउन इनटू H2 प्लस O2, ये इससे ये ATP आ रहा है। तो ये आपका डार्क रिएक्शन और ये आपका ATP बनाने वाला लाइट रिएक्शन। टू मच फॉर द डे। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे टाइम के साथ आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? आखिरी जो 5 मिनट में मैंने जो बताया उसका मेरे जूलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ये आप चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में डिटेल में पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और सेम टू सेम आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में डिटेल। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये आपको 4-5 क्लास में अच्छे से जितनी भी आपकी लगेंगे उस चैप्टर के लिए उसमें पढ़ाया जाएगा। स्पेरोसोम्स तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ जी सर बेल्बियानी रिंग्स क्या होते हैं? क्या बेल्बियानी रिंग्स कहाँ पढ़ा बल्बियानी रिंग्स में? सर क्वेश्चन था कहाँ? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस में कौन सी ईयर में? सर ऐप में था, वो नहीं पता। ऐप में? कौन सी ऐप में? ईकाइट्स ऐप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें था। बाल्बनी रिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसमें दिखती हैं, क्या नाम है इसका, ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये वाले, ये आपके ये पॉलीडीन क्रोमोसोम में ऑब्जर्व होती हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसमें मैंने डिस्कस भी नहीं किया उसके बारे में। बार बॉडी, बाल्बनी रिंग्स, ये सब मैंने कई चीजें छोड़ दी, इंपॉर्टेंट नहीं। एनीथिंग एल्स? सर वैसे नीट में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं? अरे नहीं आएंगे रे बाबा, नीट में तो तुम मेरी क्लास, जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी ऑनलाइन क्लासेस देख लेने। जब नीट का पेपर आएगा ना, जो उसमें जूलॉजी क्वेश्चन आएंगे 45, जो बहुत ज्यादा एक आध दो छोड़ देना जो बहुत बाहर से आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन तुमको मेरी क्लास में मिल जाएंगे। तो मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ बताया होगा, डोंट वरी, जो नीट में आएगा मैं बता देता हूँ। ओके सर। नीट के लिए परेशान मत हो, मेरे पढ़ाए हुए बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा नहीं, ठीक है ना, डोंट वरी ऑन दैट। एनीथिंग एल्स? कुछ मैंने अभी पढ़ा है, कुछ 12th में पढ़ाया जाएगा, कुछ तुमको बॉटनी से क्लियर हो जाएगा, कुछ केमिस्ट्री से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो तुमको आता नहीं होगा, ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट। हाँ अगर तुमने रेगुलरली पढ़ा तो, रेगुलरली नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ करता हूँ मैं। एनी अदर डाउट? चलिए कोई और डाउट नहीं है तो फिर सी इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग का कब है वो टेस्ट टेस्ट? तुम लोग का फेस टेस्ट कब है?
चलिए, आपकी फेस टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो बहुत खुशी की बात है। वैसे आपको बताना चाहूंगा आपके फेस टेस्ट